जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सन स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो में अभी हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 11 ज्योग्राफी टर्म 2 एग्जाम का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और उससे पहले अगर आप हिस्ट्री मॉडल सेट 1, 2, 3 हिस्ट्री का हम लोग तीनों सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये वीडियो भी अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, हम पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक करके आंसर बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखे, ठीक है। दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है। तीसरा है अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। चौथा है बांगर क्या है। पांचवा है भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखे। छठा है सार्गेसो सागर क्या है। और सातवां देख लेते हैं क्या है। सातवां है जल सांभर से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम ये 7 क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग 8 से नीचे जितना क्वेश्चन है सबका आंसर बताएंगे। चलिए हम पहले 7 तक का आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पर है हमारा 7 तक का आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो था कि मतलब भारत का राज्य, मतलब भारत का जो राज्य, हाँ राज्य, भारतीय राज्य कौन है, बड़ा राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान हो जाएगा इसका। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो जब मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियां मिलकर धरातलीय बनावट के आधार पर जल की दिशा तय करती है तो उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं कि बांगर क्या है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ है, बांगर वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ नहीं आता है या बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमी रहती है, उसे बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह जो मिट्टी होती है वो बहुत ही कम उपजाऊ होती है, ठीक है। ये चौथा का आंसर हो गया। अब 5 में क्या है, देखिए 5 में था कि यहाँ पे भारत की अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लिखे, 5 का। चलिए दिखा देते हैं इसका आंसर। 5 का है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। इसका देशांतर विस्तार देखते हैं, तो देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। ये हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है। ये 5 का आंसर हो गया। 6 का देखिए आंसर क्या है, यहाँ पे है 6 का है कि सार्गेसो सागर क्या है। 6 का आंसर सार्गेसो सागर क्या है, चलिए दिखाते हैं सार्गेसो सागर क्या है। यहाँ पे देखिए आंसर उसका है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र को सार्गेसो सागर कहा जाता है। ये हमारा 6 का आंसर है। इसको आप नोट डाउन कीजिए या तो सारा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जल संभर से आप क्या समझते हैं। जल संभर से आप क्या समझते हैं, 7 का आंसर है। तो 7 का आंसर दिखा देते हैं। ये हमारा छठा हो गया। यहाँ पे 7वां देखिए, जल संभर क्या लिखा कि जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है, ठीक है। उसी को जल संभर कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेक्शन ए का कंप्लीट, 1 से 7 तक। अब हम 8 से लेकर आगे का क्वेश्चन करें तो 8 में पहले देख लेते हैं क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। चलिए 8 का भी आंसर देख लेते हैं हम लोग, 8 का क्या है। सेक्शन ए कंप्लीट। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 से 14 नंबर तक में है, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। आंसर है कि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग का दिखाई पड़ता है। जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा और पृथ्वी को देखिएगा तो वो नीला कलर का दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जल की अधिकता जो है वो ज़्यादा है, इसलिए। ये 8 का आंसर हो गया। 9 में देखिए क्या है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, 9 का आंसर, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है हमारा 9 का आंसर, 8 हो गया, 9। देखिए क्या है कि पारिस्थितिकी अंग्रेजी इकोलॉजी जीव विज्ञान व भूगोल की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है, वही होता है पारिस्थितिकी, ठीक है।
तो 9 का हमारा आंसर ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का आंसर चलिए करते हैं 10 नंबर का आंसर। यहाँ पर है जैव मंडल। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा सेल युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। जहाँ जीवन पनपता है वही जैव मंडल है। ठीक है, ये 10 का हमारा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 11 का। उससे पहले हम क्वेश्चन को 11 का पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का है 11 नंबर में। 11 नंबर, नदियाँ के किन्हीं 5 महत्व को लिखे। जो नदी है उनका हमको क्या क्या लाभ होता है, तो 5 महत्व उनका हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8, ये 10 हो गया। 11 नंबर में देखिए, नदियाँ सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा अन्य कई रूप में सहायक मानी जाती है। ठीक है, नदियाँ हमको क्या क्या देखती है, देखिए उससे लाभ क्या है, उसका महत्व क्या। नदियाँ हमें जल प्रदान करने के साथ साथ शुद्ध वातावरण भी देता है। हमको तो जल प्राप्त होता है, शुद्ध वातावरण भी देता है। इसके अलावा नदी से खेतों के लिए सिंचाई का पानी, जब हम लोग कहीं भी खेत होता है वहाँ पे हम नदी से पानी को मतलब सिंचाई करते हैं। तो इसका पानी पीने के लिए, साफ पानी जीवन निर्वाह के लिए, मछली पालने के लिए तथा अन्य सारे रोजगार को प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो जल का हमारा बहुत सारा महत्व है, इसलिए जल को आप लोग सेफ्टी रखिएगा, सेव वाटर। ठीक है, 11 नंबर का आंसर हो गया ये। अब 12 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 12 नंबर में है हमारा यहाँ पे बांगर एवं खादर। बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, बांगर एवं खादर क्या होता है, चलिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए बांगर एवं खादर। बांगर किसको कहते हैं, पहले पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है, उसी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत ही मतलब पुराना मिट्टी होता है। ठीक है, और ये बहुत ही कम उपजाऊ होता है। अब देखिए खादर किसको कहते हैं, खादर बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग जो बाढ़ का मैदान, मतलब जहाँ पर हमारा हर साल बाढ़ आता है वहाँ पर नया मिट्टी का विकसित होता है, वही हमारा खादर होता है। ठीक है, अब इसका हम अंतर देखते हैं क्या क्या है। अंतर देखिए 3 अंतर ही काफ़ी है। खादर है इधर, इधर बांगर। खादर में देखेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नवीन मतलब नया और पुराना मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, पुराना मतलब बांगर। ठीक है, अब ख नंबर में क्या है, दूसरा है खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होता है। बोले ना आपको कि खादर जो है वो बहुत उपजाऊ होता है, अब बांगर मिट्टी खादर मिट्टी से कम, ये बांगर बहुत ही कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तीसरा है खादर मिट्टी प्रायः चिकनी होती है तथा इसमें कैल्शियम का अभाव होता है। ठीक है, और बांगर में क्या है, इसमें कंकड़ होते हैं तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हो गया इसका अंतर देख लिए। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से ये ले लीजिए और इसके बाद इसका अंतर को। अब नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या, समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं, इसका भी क्वेश्चन 13 नंबर था। 13 नंबर का दिखा देते हैं आंसर। देखिए 13 नंबर क्या है, लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। ठीक है, इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसमें इसे प्रायः प्रति 1000 भाग प्रतिशत या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम कोई समुद्र से अगर 1000 ग्राम यानी 1 केजी अगर जल लेते हैं तो उसमें हमारा 35 ग्राम जो है उसमें नमक घुला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला से निकलता है। तो ये हमारा 13 का आंसर हो गया। अब हम 14 का देखेंगे आंसर। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमारा सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। बायोम क्या है, क्वेश्चन देख लिए। चलिए आंसर दिखाते हैं अब। 14 नंबर का आंसर ये हो गया 13 और यहाँ पे 14। बायोम देखिए क्या आता है बायोम, पौधों एवं प्राणियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सभी प्रमुख परिस्थितियों तंत्र को बायोम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका परिस्थितियों तंत्र को बायोम कहते हैं। ये हमारा बायोम किसे कहते हैं, इसका आंसर था 14 नंबर का। अब हम देखते हैं 15 नंबर का। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख सकते हैं। 15 में क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है,
इसके असंतुलन को रोकने का महत्वपूर्ण उपाय की चर्चा करें। तो 15 नंबर का आंसर का दिखा देते हैं। 15 नंबर यहाँ पे है हमारे 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्या है, पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों एवं मनुष्यों के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। इस पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या एक अस्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण क्या, कि पारिस्थिति जो है वो असंतुलन रहता है। तो पहला है कि मानवीय क्रियाकलाप का अत्यधिक होना। दूसरा है बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं भी प्रकृति असंतुलन का कारण है। ठीक है, अब इसका रोकने का काम देखेंगे। पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने का हेतु महत्वपूर्ण उपाय, कैसे रोक सकते हैं हम पारिस्थितिकी असंतुलन को। तो पहला क्या है, वनों की कटाई पर रोकथाम लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाया जाए। दूसरा है मानव के द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ को शोधन करके छोड़ा जाए। तीसरा है सभी वन विशेष क्षेत्रों में वन्य जीव अभ्यारण्य की जरूरत है। ये हो गया। ठीक है, तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से, 15 का हो गया और यहाँ पे इसका ले लीजिए। चलिए अब हम 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखे और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 यहाँ पे है, यहाँ पे 16 है। देखिए भारत, देखिए भू आकृति, इसके अंतर्गत भूमि की आकृति, उसकी संरचना एवं प्रक्रिया तथा उसका विकास का अध्ययन किया जाता है। भारत का भू आकृति को सामान्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। 6 भागों में कौन कौन सा बांटा जाता है, चलिए देखते हैं। पहला है उत्तरी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा हमारा द्वीप समूह है। तो इसमें से किसी एक का हम लोग पूरा वर्णन करेंगे। तो हम उत्तर भारत का मैदान का वर्णन करते हैं, चलिए देखते हैं। हम देखिए उत्तर भारत का विस्तृत वर्णन। ठीक है, तो उत्तर भारत का जो मैदान है, मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद यानी रेत, सिल्ट, मृत्तिका जो होता है उनके द्वारा, मतलब बाढ़ जो आता है उसके द्वारा बहाया गया अवसाद जो है उन्हीं के निक्षेप से बना हुआ है। इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्वी ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है और ये जो है वो उत्तरी मैदान पूरा उपजाऊ होता है वहाँ पे। ठीक है, इसका हो गया हमारा आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। 16 का हमारा ये हो गया। अब हम देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। 17 नंबर क्या क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है, इसके रोकथाम के उपाय बताएं। मृदा अपरदन क्या है, रोकथाम का उपाय बताएंगे, चलिए, जिससे कि आप मृदा को अपरदन होने से रोक सकते हैं। 17 नंबर का यहाँ पे है, देखिए 17 नंबर क्या है, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा को कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियाँ प्रभावित करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि देखिए मृदा अपरदन जो होता है ना, वो 2 तरीके से होता है, एक जल के द्वारा और एक हवा के द्वारा। ठीक है, तो जैसे जल कभी कभी अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है कि मृदा खराब हो जाता है, वो बह जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलती है गर्मियों के दिन में, तभी वो मिट्टी को ऊपरी परत जो होता है उसको उड़ा के ले जाता है, वही मृदा अपरदन है। अब इसको रोकने का उपाय कैसे है वो हम लोग देखेंगे। देखिए मृदा अपरदन के रोकथाम का उपाय क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, सीढ़ी नुमा यानी सोपानी कृषि करेंगे। क्या होता है ये, देखिए तीव्र ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। यानी आपको जिस प्रकार सीढ़ी होता है ना आप लोगों के घर में, उस तरह का हम लोग खेती करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पानी का बहाव कम कर सकते हैं, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है। हिमालय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि काफ़ी विकसित अवस्था में है। हिमालय क्षेत्रों में जो सीढ़ीनुमा कृषि काफ़ी यही चलता है। अब दूसरा है कि पेड़ों के रक्षक मेखला बनाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो वो कैसे, पेड़ों को कतार में लगाकर, जैसे आपको कोई खेत है उसको कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती है। इस रक्षक मेखला के कारण पवनों की गति को कम किया जा सकता है। हवा जो चलेगा वो पेड़ तो रोक ही लेगा ना, तो जिससे मिट्टी की ऊपरी परत हवा से कम उड़ती है, फलस्वरूप मृदा अपरदन कम होता है। उसके फलस्वरूप पेड़ द्वारा बनी यह रक्षक मेखला शुष्क तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। तो पेड़ लगाकर भी आप मतलब मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अब तीसरा क्या है कि वृक्षारोपण से कैसे रोक सकते हैं। वृक्षारोपण से कैसे रोकते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो उससे क्या होता है कि मृदा अपरदन कम होता है।
इस कारण पहाड़ी ढलानों तथा नदियों के किनारे एवं अन्य सभी जगहों पर पेड़ पौधे मिट्टी अपरदन को रोकने में सहायक है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधा जो लगा है वो मिट्टी का जो जड़ है, ठीक है, पेड़ का जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। अतः वृक्षारोपण मृदा संरक्षण में भी मददगार है। तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है, इस तीनों को आप लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदी से किस प्रकार भिन्न है। तो 18 का हम देखते हैं आंसर। तो यहाँ पर है हमारा 18 का आंसर। 18 यहाँ पे देखिए क्या है। उत्तरी भारत का अधिकांशतः नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसका विशेषता देखें तो क्या है विशेषता देखिए क्या है। विशेषता है कि कुछ नदियाँ पठारी भागों से निकलती है जो गर्मी के दिनों में सूख जाता है। दूसरा है उत्तर भारत की नदियाँ अधिकांशतः मैदानी भागों में बहती है, जिसके कारण इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती है। तीसरा है उत्तरी भारत की अधिकांशतः नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहायक नदियाँ हैं। ये हो गया, ठीक है, ये विशेषता हो गया इनका। अब इसका अंतर देखते हैं हम लोग किस प्रकार है। अंतर क्या, उत्तरी भारत की नदियाँ अधिक लंबी है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी इतनी अधिक लंबी नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या, उत्तर भारत का जो नदी है वो अधिक लंबा है और जबकि प्रायद्वीप की नदी इतना लंबा नहीं है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक। दूसरा क्या, उत्तर भारत की नदी जो है वो संख्या जो अधिक है, पर प्रायद्वीपीय नदी की जो है उनका नदी का संख्या कम है, 2 हो गया। तीसरा है कि उत्तर भारत की नदी के बेसिन काफ़ी बड़ा है तथा अपवहन क्षेत्र बहुत बड़े हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ बेसिन तथा अपवहन क्षेत्र जो वो छोटा है। यहाँ पे हो गया ये अंतर, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, उसमें मैप में लोकेशन दर्शाना है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्या है। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए। भारत का मानचित्र दिया हुआ, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या क्या है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी, कोरोमंडल तट, चिल्का झील, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आइए इसको भी हम दर्शाते हैं अपने मैप में। तो यहाँ पर है हमारा मैप, ठीक है। तो यहाँ जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये जो है हमारा नर्मदा नदी, और जो ये नीचे जो बह रहा है ये हमारा क्या है, ताप्ती नदी, ठीक है। तो इसको आप लोकेट कर लीजिएगा, या तो आप मैप में मिला सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पे है चिल्का झील, ठीक है, जो कि उड़ीसा के पास है। यहाँ पे चिल्का झील है उड़ीसा के पास, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे चिल्का झील हो गया। और नीचे जो आप दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ आपको पूरा जो है यहाँ पर ये कोरोमंडल तट है, ठीक है, ये कोरोमंडल तट है। और ये आपको मैप में देखे होंगे यहाँ पे छोटा छोटा बिंदु टाइप का होगा, यहाँ पर जो है यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है। और साइड में जो छोटा छोटा मैप जैसा बना होगा, ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा मैप जैसा बना होगा। यहाँ पर मैप में तो पूरा स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो पूरा लोकेशन आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार है, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको इस आंसर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मॉडल सेट सॉल्यूशन के लिए जल्दी इसका दूसरा सेट का सॉल्यूशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।